हुआ। हिंदी भाषा का उद्भव। ठीक है, सभी तो जानते ही हैं कि जो हिंदी है उसका उद्भव सबको पता है कि संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, वो सभी जानते हैं। ठीक है, पर उसके संस्कृत कहाँ से शुरू हुई, किसके द्वारा ये लाई गई भारत में, और हिंदी तक आते आते किन पड़ावों और किन परिस्थितियों से गुजरी और क्या क्या उसमें बदलाव हुए, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं और जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या इतिहास क्या रहा इसके पीछे, तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपको स्क्रीन विजिबल है जो मैंने अभी ऑन की है? जी, ये स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है? ठीक है, तो अभी जैसे हम हिंदी का शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिंदी आखिर आई कहाँ से भारत में, और संस्कृत के रूप में सबसे पहले वो प्राचीन जो रूप था वो संस्कृत था, तो वो संस्कृत भी कहाँ से आई। तो थोड़ा सा उसका प्राचीन इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम भाषा को, अगर हम पूरे विश्व के भौगोलिक आधार पर बांटें, तो वो 4 भागों में हमारा विभाजित होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा भाग होता है वो यूरेशिया होता है। जिसमें यूरेशिया है सबसे पहला। ठीक है, इसके अंदर हमें 10 भाषाएं देखने को मिल रही हैं, भाषा परिवार। ठीक है, ये एक जो आधार लिया गया है वो विश्व के भौगोलिक रूप के को ध्यान में रख के लिया गया है। अभी इसमें भारत की बात या हिंदी की या संस्कृत की बात थोड़ा आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से आया है। ठीक है, कहीं आपको अगर कुछ डाउट है या समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करने के लिए मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला पहला है यूरोप और एशिया में, वो हमारा भारोपीय परिवार है। इसमें इसमें भारत और यूरोप का जो हिस्सा है वो आता है। एक द्रविड़ परिवार है जो भारत का ही एक भाग है, दक्षिण का, उसमें भाषाएं जो बोली जाती हैं वो परिवार आता है। फिर इसमें जो अन्य भाषाएं आपको दिख रही हैं, काकेशी, क्रूशास्की और जापानी, सामी हामी, उराल अल्ताई, अल्ती उत्तरी, चीनी और बास्क, ये भाषाएं एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक नहीं आपको देखने को मिलेंगी। और जो अफ्रीकी भूखंड है इसमें 3 भाषाएं हैं आपकी, सुडानी, बंटू और बुशमेनी। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये जानना है कि हमारा जो हिंदी भाषा है उसका प्राचीन इतिहास क्या रहा, किन किन भूखंडों में बटी हुई है। एक है हमारा प्रशांत महासागरीय, जिसमें 4 भाषाएं हैं, मलय, पोलिनेशिया, पापुई परिवार है, ऑस्ट्रेलियन परिवार है, दक्षिण एशियाई परिवार है। इसी प्रकार से हमारा जो चौथा वर्ग है वो है अमेरिकी भूखंड। ठीक है, इसमें एक भाषा परिवार है जो अमेरिकी भाषा परिवार आता है जिसमें। ठीक है, अभी जब हम बात करें एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ आपको ये 2 भाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हिंदी का जो विकास हुआ संस्कृत से और संस्कृत कहाँ से आई, वो इन 2 भाषाओं पर आधारित है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा जाएगा वो प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेगा, मैं आपको साथ साथ वो बताती जाऊंगी, उस पर आप ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या प्रश्न बनता है।
ये भारोपीय भाषा परिवार जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ये जो भारोपीय और द्रविड़ परिवार है जो यूरेशिया का हिस्सा है, उसी हिस्से में ये दो भाषा परिवार आते हैं, भारोपीय भाषा परिवार और दक्षिणी भाषा परिवार, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार, सॉरी। अभी इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न बनता है या जो हमारे हिंदी को कनेक्ट करेगी आगे जाके, वो है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार में हमारी जो हमने अभी ऊपर 18 भाषा परिवार पढ़े भौगोलिक आधार पर, उसमें से सबसे बड़ा परिवार यही भाषा परिवार है, ठीक है, जो हमारे भारत और यूरोप के हिस्से को कवर करता है। इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है परीक्षा में, जैसे इंडो जर्मनी और आर्य भाषा परिवार, या फिर हिंद परिवार भी बोलते हैं। तो वैसे भी नाम से ही अगर देखें तो हमारे भाषा के ही अन्य नाम है, ये इंडो या आर्य या फिर हिंद, ठीक है। इससे हम आसानी से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आर्यों के द्वारा इसका विकास हुआ है, क्योंकि भारत में जो संस्कृत भाषा आई वो आर्यों के द्वारा आई, ठीक है। आर्यों, क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है वो भाषा आर्यों के द्वारा आई है, तो आर्य का जो भाषा परिवार है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, द्रविड़ और आर्य भाषा, ठीक है। तो आर्य का जो मतलब है वो भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्य का मतलब क्या है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और इसी प्रकार से आर्यों का कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए या फिर किस दिशा से आए, वो भी थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इसका सटीक उत्तर है वो ये है कि ये मध्य एशिया से आए और ईरान होते हुए, पंजाब होते हुए उत्तर भारत में आके बसे थे। और जो समय था जब ये लोग भारत में आके बसे वो 1500 ईसा पूर्व था, ठीक है, जहां से हमारी आर्य भाषा शुरू हुई है, ठीक है, संस्कृत भाषा। भारोपीय भाषा परिवार में 10 भाषाएं थी, जिनमें जो दो भागों में विभाजित थी, जो हमने ऊपर पढ़ी। द्रविड़ भाषा का जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा देखते हैं उसको क्या है इसमें। इसमें आप नीचे देख रहे होंगे कि भारोपीय भाषा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, सतम में और केतुम में, ठीक है। सतम में 4 भाषा परिवार हैं, भारत ईरानी। इसमें जो आपको पेपर के हिसाब से अगर ध्यान में रखना है तो सिर्फ हम इसी को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा जो भारत ईरानी है ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि यही हमें भारतीय आर्य भाषा तक लेके जाता है। और आर्य का ही भारतीय आर्य भाषा का ही जो पाठ है वो संस्कृत है, ठीक है। तो इसमें परीक्षा के हिसाब से हम देखें तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप ध्यान में रखते जाएं कि हमें किन किन वर्गों में हमने भारतीय भाषा को बांटा है। तो इसमें वैसे बाकी भाषाएं सिर्फ आप वैसे ही देख सकते हो, इसमें ना तो ये एग्जाम में पूछी जाती हैं क्योंकि ये हिंदी से जुड़ी भाषाएं नहीं है। क्योंकि हमें हिंदी भाषा को पढ़ना है तो हमें ये देखना है कि हिंदी भाषा कहाँ से आई है और किसके द्वारा लाई गई है। तो हमें भारत ईरानी में हम वैसे 3 भागों में इसको बांटते हैं। एक तो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा है, और एक दरद है और एक ईरानी है। दरद में देखा जाए तो कश्मीर के आसपास की भाषा आती है, तो वो इसमें इससे हिंदी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, तो वो भी नहीं देखेंगे। ये ईरान की भाषा है, ये भी वैसे आती भारोपीय में है, भारत ईरानी में, क्योंकि इसके नाम में ही ईरानी है। तो ये ईरान के अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये वहाँ की भाषा है। हमें सिर्फ भारत के हिसाब से हमें भारतीय आर्य भाषा को पढ़ना है। अब थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट, अभी मैं जो बात करूंगी उसके बाद में। अभी यहाँ तक आपको किसी को कुछ दिक्कत है? नो मैम। ओके। में आप यहाँ देखेंगे कि जो हमने अभी तक जाना, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका
वो आई कहाँ से है और उसका उद्गम कैसे हुआ, उसका प्राचीन मतलब इतिहास कैसा रहा, क्या रहा, तो वो जानना जरूरी है। अभी हमने पीछे इसमें ही पढ़ा था कि अब हम पढ़ेंगे कि भारत की जो भाषाएं हैं वो किन दो वर्गों में विभाजित हैं। एक तो हमारी आर्य भाषा है जिससे हमारी संस्कृत भाषा आई, और आपको पता है कि संस्कृत से ही होकर के हिंदी का विकास हुआ था। और ये हमारी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इसमें जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है परीक्षा में कि जो आर्य भाषा परिवार है ये भारत में किस भाग में है, तो ये उत्तरी भारत, जो उत्तरी भारत है उसका हिस्सा है। क्योंकि आर्य जब आए तो पंजाब से होते हुए उत्तर भारत में आके बसे थे, और उत्तर भारत में ही ये आर्य आके बसे, तो संस्कृत का विकास वहीं होना है उत्तर भारत में। इसी प्रकार से द्रविड़ भाषा परिवार के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि द्रविड़ भाषा परिवार भारत के किस हिस्से में था, तो या फिर कहाँ इसका विकास हुआ, तो ये हमारा दक्षिण भारत में हुआ। तो इसको नाम से भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि आ से आर्य और अ जैसा ही आपको उत्तर दिख रहा है, तो ये हमारा उत्तरी भाग है, और द से द्रविड़ और द से दक्षिण भारत। तो उससे भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप आराम से उसमें क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आर्य भाषा का जो कालखंड है वो किन किन वर्गों में विभाजित किया गया था वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 भागों में विभाजित है आर्य भाषा परिवार, क्योंकि अभी हमें संस्कृत तक जाना है तो हमें ये जानना भी जरूरी है। तो हम इसको 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। एक हमारा होता है प्राचीन भारत, एक हमारा मध्य भारतीय आर्य भाषा, और एक हमारा आधुनिक भाषा। ठीक है, प्रश्न बनता है कि हमारा जो आर्य भाषा परिवार है वो कितने कालखंडों में विभाजित है, तो हम इसमें आराम से लगा सकते हैं अगर हमने इसको क्योंकि प्राचीन एक हमारा हो गया, दूसरा मध्य हो गया, तीसरा हमारा आधुनिक हो गया। तो हमारा जो भाषा परिवार है आर्य का वो 3 वर्गों में विभाजित है। अब हमारा जो जो अगला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इसका काल जो इसका जो ईयर था वो कब से कब तक था। ठीक है, कब से कब तक रही, तो प्राचीन आर्य जो भाषा काल था वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक रहा। जो हमारा ईसवी शुरू हुआ था उससे पहले का जो काल है वो ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं, और जो बाद का है ईसवी से वो हमारा ईसवी में होता है लिखा हुआ। जैसे ये हमारा ईसवी का है, ये हमारा ईसवी का है, और बाकी ये जो है ये सब ईसा पूर्व की बातें हो रही हैं। तो हमारे से जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इसका समय क्या था, समय सीमा बतानी होती है। तो प्राचीन की अगर सीमा पूछी जाए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की, तो वो 500 से 1500 से 500 ईसा पूर्व। अब ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है वो भी 2 वर्गों में विभाजित है, जैसे एक वैदिक आर्य भाषा है और एक लौकिक। जी जी, अभी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बना है? अभी जैसे क्वेश्चन बना है वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, तो समय सीमा पे ही आता है। मैं आपको जैसे भी पीछे भी बताया कि या तो ये पूछा जाएगा कि भारत की जो भाषाएं हैं वो किन 2 वर्गों में विभाजित हैं, और आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है कि भाई हमने अगर पढ़ा है तो हमें पता है आर्य भाषा परिवार है और हमारा द्रविड़ परिवार है, 2 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, भारत को हमने 2 हिस्सों में देखा, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भारत में हमारा जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत, और संस्कृत से विकसित होकर के हमारी हिंदी आई। ठीक है, अभी जो दूसरा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि भारत की जो आर्य भाषाएं हैं वो कितने कालखंडों में विभाजित हैं। ठीक है, प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में, ये हमें पता होगा तो इसके नाम भी वो दे देते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और इनके साथ में इनकी समय सीमा। तो समय सीमा अगर आपको एक्यूरेट याद नहीं है तो आप गलती कर जाओगे एग्जाम में। तो आपको एक्यूरेट बिल्कुल याद होनी चाहिए, सटीक उत्तर अगर आपको निकालना है तो आपको समय सीमा याद रखनी पड़ेगी कि प्राचीन काल की जो भाषा थी वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही, मध्य की 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक रही, और जो आधुनिक भाषा थी वो 1000 से और अब तक चली आ रही है। तो ये समय सीमा आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ये इसके ऊपर प्रश्न बनता है, थोड़ा सा आगे पीछे हटा के दे देते हैं कि किस प्रकार से कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट की जाए, तो एक्यूरेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है।
हाँ, और अभी मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, अभी आपसे ही उत्तर जानने की कोशिश करूंगी, तो कहीं है डाउट तो पूछ लीजिएगा, और साथ में अगर कहीं आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि इस पे प्रश्न बनता है कि जो समय सीमा है वो क्या क्या रही। दूसरा, इससे आगे ये भी पूछा जाता है कि इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मैंने बताया था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत हमारी मतलब उसमें लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, लिखे गए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। इसी प्रकार से लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत लिखे गए, ठीक है। मध्य भारत की जो आर्य काल की भाषाएं हैं वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में विभाजित हैं। अभी क्लियर है? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। आवाज आ रही है सभी को? मैम लास्ट में क्या बोला था, वो नेटवर्क जी की मैम। वजह से समझ नहीं हाँ आया। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, मैं उसको रिपीट करती हूँ अभी। ये स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख पा रहे हैं? स्क्रीन दिख रही है आपको जो मैंने अभी शेयर करी है आपसे? जी मैम दिख रही है। जी, यस मैम, यस। ओके ओके, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि हमारा प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है वो किन किन दो वर्गों में विभाजित है। तो संस्कृत और वैदिक, यहाँ से सिर्फ इतना ही बनता है कि वैदिक संस्कृत में ब्राह्मण और उपनिषद और वेद लिखे गए, ठीक है, और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। आपके दो प्रश्न बस यहाँ से यही बनते हैं। तीसरा है मध्य भारतीय आर्यकाल की भाषा, जिसमें पाली और प्राकृत और अपभ्रंश की सीमा को याद करना है कि कब से कब तक पाली भाषा रही है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और एक जो प्राकृत है वो हमारी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसी प्रकार से अपभ्रंश 500 से और 1000 ईस्वी तक, क्योंकि हमारी जो लास्ट सीमा है वो 1000 ईस्वी तक है, और जो हमारी शुरुआती है वो हमारी 500 ईसा पूर्व से है। तो उसको आप देखो तो 500, 500 और 500 तीन वर्गों में विभाजित, क्योंकि ये पूरा टोटल कितना है, 1500 है। तो इस हिसाब से हमारा, अगर हमें एक भी याद है तो हम उसको वैसे भी क्लिक कर लेंगे आंसर को। इसी प्रकार से आधुनिक भारतीय भाषा में हमारा हिंदी आता है, और ये 1000 ईस्वी से हमारा इसको माना गया है। पाली भाषा में हम मगध की भाषा बोलते हैं, या बौद्ध धर्म की जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के, वो पाली भाषा में। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि पाली भाषा में किन के ग्रंथ लिखे गए हैं, या बौद्धिक धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। दोनों को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से प्राकृत के जो ग्रंथ हैं वो, मतलब जैसे जैन धर्म के साहित्य सारे प्राकृत भाषा में है, तो या तो ये प्रश्न बनेगा कि जैन साहित्य के जो भाषा के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है, तो वो जैन साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में है। इसी प्रकार से अब जो अपभ्रंश थी वो 500 ईसा पूर्व से और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही थी। और अवहट और इनके जो नाम है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि ये नाम आपको पता होने चाहिए। वैसे भी अपभ्रंश, अवहट और अवहट ये देखने में और मतलब सुनने में भी सेम लगते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर नाम दिए जाते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का जो अर्थ है वो पूछा जाता है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, क्योंकि संस्कृत का यहाँ से आते आते और यहाँ तक इसका जो रूप था वो बहुत परिवर्तित हो गया था। एक जो शुद्ध भाषा नहीं रही थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा शेयर करती हूँ आपको कि प्रश्न किस प्रकार से बन के आते हैं, और आप उसको किस प्रकार से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें समझ पाए हैं, क्योंकि हमें समय भी ध्यान में रखना है। तो
अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हम पुराने साल के। जी ठीक है, अभी यही प्रश्न क्वेश्चंस है। हाँ जी, प्रश्न जो बन के आते हैं वो इस प्रकार से बन के आते हैं, थोड़ा सा आप उनको देख लीजिए। जो जैसे अगर आंसर भी नहीं है तो आप आराम से देख पाएंगे कि हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार की है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि भारोपीय भाषा परिवार है, क्योंकि ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि ऑप्शन अगर होते तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते और आपके दिमाग में वो चारों जो ऑप्शन है वो छप जाते हैं और आप एग्जाम में वो चारों ऑप्शन को ही दिमाग में घुमाते रहते हैं और आप उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अगर हम सीधे उत्तर को ध्यान में रखें तो हमें आराम से क्लिक करने में वहाँ आसानी होगी, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतना डीप है कि अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका सब मिक्सअप हो जाता है। अगर आप उसको उस तरीके से या ट्रिक से या थोड़ा सा उसको लॉजिक से नहीं पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे फिर आप ऐसे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आप देख सकते हो। उसमें देख पा रही है ना स्क्रीन आपको? ये थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि किन दो वर्गों में, मैंने बताया था पीछे की जो आर्य भाषा है उसका विकास कितने चरणों में है। तो 2 चरणों में है, एक भारोपीय और एक द्रविड़। जो मैंने आपको जब अभी पीछे डिस्कस किया था, बताया था, उसमें मैंने ये 2 प्रश्न भी बताए थे कि किन 2 उसमें विभाजित है। हिंदी भाषा का जो उद्भव का सही क्रम है, अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि पहले संस्कृत आई जो 1500 ईसा पूर्व से रही, ठीक है। और उसके बाद पाली आई जो 500 ईसा पूर्व से रही। प्राकृत हमारी 1 ईस्वी से और 500 ईस्वी तक रही है। फिर अपभ्रंश आई है 500 से 1000 ईस्वी तक, और हिंदी जो है हमारी 1000 ईस्वी के बाद से चली आ रही है। तो अगर हमें ये क्रम याद है, इस क्रम के ऊपर भी प्रश्न बनता है और ज्यादातर परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भी देंगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये क्रम याद होना चाहिए, हमें क्रम से याद होना चाहिए। अगर समय सीमा याद है तब भी हम आराम से क्लिक करेंगे। और देख पा रहे होंगे कि संस्कृत के बाद 3 भाषाओं को आप एक साथ रखो, ये तो आपकी प्राचीन है, और पाली प्राकृत अपभ्रंश आपकी मध्यकालीन है, और ये आपकी आधुनिक है। तो अगर आपको 2 भी बीच वाली भी याद है, ये मध्यकालीन, तो आप आराम से उसका जो क्रम है वो लगा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रश्न बनता है, प्राकृत को मीठी और संस्कृत भाषा का मतलब किसने कहा है, तो वो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम समय को देखेंगे तो अभी डीप हमने डिटेल नहीं ली है, बट मैंने प्रश्न डाला है कि किस प्रकार से डीप पूछा जाता है और उससे भी ज्यादा पूछा जाता है। तो आचार्य राजशेखर ने बोला है इसको, जो संज्ञा दी है। तो हमें ये याद रखना है कि मीठी बोला है प्राकृत को, और संस्कृत को जो बोला है वो कठोर बोला है। मीठी क्यों बोला है? क्योंकि संस्कृत जो था वो बिल्कुल परिनिष्ठ भाषा थी एकदम, और जब वो उसका रूप चेंज हुआ, बदलती गई पाली और प्राकृत में, और अपभ्रंश तक आते आते वो बहुत ही सामान्य बन गई थी, आम बोलचाल की भाषा बन गई थी, तो इसलिए इसको मीठी बोला है, ठीक है। इसी प्रकार से मध्य आर्य भाषा का जो अंतिम रूप है वो अपभ्रंश है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा 3 वर्गों में थी, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। तो अपभ्रंश जो थी वो अंतिम रूप है। अगर हमें शुरुआती रूप पूछा जाएगा मध्यकालीन का तो हमें पाली लगाना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। कुछ कुछ रूप परिवर्तन होता है उसका, उसे हमें रटना नहीं है, उसे समझना है। अगर हम समझ के करेंगे तो हमें वो थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो सभी को पता है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि देवनागरी लिपि सभी जानते हैं कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में है, हाँ, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास भी किसी लिपि से हुआ है तो वो है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और अधिकतर भाषाओं की लिपि ब्राह्मी लिपि ही है, ठीक है। ईस्वी ये देखेंगे कि ईस्वी की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? 6वीं शताब्दी में, क्योंकि जो हमारा जो अपभ्रंश था वो 500 ईस्वी से शुरू हो गया था, और 500 ईस्वी से आप लगा सकते हो, जो हम ईस्वी जो शताब्दी पढ़ते हैं वो 600 लग गई, ठीक है। दिख रही है 500 लेकिन वो 600 लग गई है, तो 6वीं शताब्दी बोलेंगे उसे। तो 6वीं शताब्दी में हमारी लोक व्यवहार भाषा का अर्थ हो गया था। द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषाएं हैं ये पूछा जाता है। दक्षिण भारत बताया था मैंने कि उसमें द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारी जितनी भी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपसे नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं, जो 4 ऑप्शन देंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पता है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार है तो उसी में से प्रश्न बनेगा, कन्नड़, तमिल और मलयालम, ठीक है।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि थोड़ा हिंदी से रिलेटेड है कि भाषाओं को किस संविधान में और किस अनुच्छेद में और अनुसूची में रखा गया है। तो हमें ध्यान रखना है जो भारतीय भाषाएं हैं वो अनुच्छेद 343 में रखी गई हैं और 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। हिंदी भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है, भारतीय भाषाओं में। अगला प्रश्न है इसमें, में अगले प्रश्न ये हैं। तो अभी थोड़ा सा समझ आया आपको कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे इसको थोड़ा ध्यान में रख के उत्तर दिए जाते हैं। किसी का थोड़ा कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हमारा हमने आधे घंटे का रखा था, जो कि लगभग अभी पूरा होने पे है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। जी, किसी का प्रश्न है कोई, या कुछ कंफ्यूजन जो कुछ समझ नहीं आया हो आपको? अगर किसी का है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूछने में अगर कोई हेजिटेशन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना प्रश्न। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माइक ऑन है किसी का? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको मेरी आवाज आ पा रही है क्या? यस मैम। ओके, तो आपको कोई इसमें जितना मैंने अभी समझाया, क्योंकि आधे घंटे का समय है और वैसे टॉपिक तो बहुत ज़्यादा डीप है, जिसको सिर्फ आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से, किस तरीके से ये आते हैं, और थोड़ा सा फैमिलियर कराया गया है कि प्रश्न ऐसे बनते हैं और थोड़ा इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। इससे भी डीप लेवल है जो, क्योंकि समय अगर हमारे पास ज़्यादा होता तो थोड़ा और डीप से पढ़ाया जाता, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे का डेमो क्लास है। और अगर इसमें रिलेटेड टॉपिक से आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 2 मिनट 3 मिनट है अभी। जितना पढ़ाया उसमें समझ आया? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने हिंदी अगर मैम समझ तो आया है, थोड़ा थोड़ा आया है। क्वेश्चंस के साथ जब हमने किया तो वो ज्यादा ठीक था, उससे हाँ, थोड़ा रिलेट कर पा रहे थे। क्वेश्चन के तो साथ शायद में जब ये डिटेल हम पढ़ेंगे जी, तब और ज्यादा क्लैरिटी होगी। बट हाँ ठीक है, आज का सेशन ठीक रहा। क्योंकि जैसे अभी बहुत टाइम लिमिट कम है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास मिनिमम 1 आवर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्नों के माध्यम से क्या होता है, हम उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और उस तरीके से फिर हम उसको थोड़ा लंबे समय तक याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको एक ही बार पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। अगर हम जैसे कोई जी नया टॉपिक लेते हैं तो वो एक बार में इतना उससे हम रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाते कि किस तरीके से क्या पूछा गया है, किस तरीके से। थोड़ा मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो डिटेल है वो तो बिल्कुल लिखी हुई है लाइन टू लाइन, बट उसको आपको अगर आप चार्ट के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा हमें क्लियरिटी लाती है उस चीज में, और वो जी जी कम टाइम में ठीक है ज्यादा मैम। समझने की कोशिश हो पाती है, ठीक है। बट मैम जितना भी वो था काफी अच्छे से वो क्लियर हो गया, क्योंकि कहते हैं ना कि क्वेश्चंस के साथ साथ आप करते जाओ ना तो उससे थोड़ा सा बिल्कुल, अच्छे से समझ आ क्वेश्चन जाती है। क्वेश्चन क्योंकि चाहे उद्भव कम और करो। विकास जो है इतना डिटेल में, जी, हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक उद्भव है। और विकास इतना, हाँ, काफी डेप्थ वो है उसका। बट लेकिन फिर भी अच्छा लगा मैम, आज का सेशन बहुत थैंक अच्छा यू। था। कोशिश करेंगे मैम कुछ ट्रिक के माध्यम से करने की, क्योंकि जी अभी समय नहीं है इतना,
तो क्योंकि ट्रिक से जी, क्या जी। होता है कि जो जैसे टॉपिक में कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम में हम हम्म, सारा आप रिपीट नहीं कर